हेलो एंड वेलकम टू द 152nd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज फ़ौज के हवाले से मैं दो चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। नंबर वन तो ये कि पैसे नहीं हैं हुकूमत के पास, सरकार के पास पैसे नहीं हैं। जगह जगह कटौतियाँ की जा रही हैं ताकि जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो वज़ीर आज़म है या जो कैबिनेट है, उनके मेंबरान हैं, वुज़रा हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े बड़े फौजी जर्नैल हैं, इनकी पर्क्स को बरकरार रखा जाए। इसलिए निचली सतह के ऊपर जो है वो कटौतियाँ शुरू हो चुकी हैं। और इस हवाले से मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो एडजुटेंट जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि जो परसेंटेज है मुख्तलिफ रेजिमेंट्स में, उनको कम किया जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक खौफ का अंसर भी शामिल है। तो पहले हम ये रेजिमेंट्स का देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि कटौतियाँ कहाँ हो रही हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जो 1999 की कारगिल वॉर के जो वेटरन्स थे उनकी याद में कह लें या उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये बनाई गई थी। आपको याद होना चाहिए कि कारगिल वॉर में ज़्यादातर जो सिपाही इस्तेमाल हुए थे वो उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था और मरने वालों की तादाद जो थी उसमें भी ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। यानी कि पंजाब के जो लोग होते ये अपने आप को पीछे रखते थे और इन्होंने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की शक्ल में जो है वो जो लोग थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो आगे किए और इसी हवाले से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कायम की गई 1999 में। इसमें जो कोटा है गिलगित बल्तिस्तान की इंडिजिनस जो लोग हैं उनका कोटा था 30%, उसको कम करके अब 15% कर दिया गया है। इसी तरह से जो पश्तूनों का कोटा था फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में, उसको 65% से कम करके 30% कर दिया। यानी पहले जो रेजिमेंट थी उसमें 65% जो है पश्तून थे, बाकी जो है दूसरे कौमों के लोग पंजाबी वगैरह थे। अब उसको कम करके 30% कर दिया। इसी तरह जो सिंध रेजिमेंट है उसके कोटे को भी जो है वो परसेंटेज को कम करके 45 से 35 कर दिया गया। जो कोटा था बलोचों का बलोच रेजिमेंट में, उसको 25% से कम करके 7% कर दिया गया। अब ये जो गैप है इसको पंजाबी सिपाहियों से और अफसरों से भरा जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जैसे जैसे पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में तहरीकी आज़ादी तेज़ हो रही है, लोग पाकिस्तान से निजात हासिल करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और फ़ौज उस आवाज़ को कुचलने के लिए उन पर तशद्दुद कर रही है। वैसे वैसे फ़ौज के अंदर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौज के अफसरान सिपाही हैं, उनके अंदर बगावत के जरासीम पैदा हो रहे हैं। इस ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं वाकई ये बगावत के जरासीम एक बड़ी बगावत ना बन जाए, पाकिस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ रेजिमेंट्स जो थी उनमें ये तब्दीलियाँ की हैं और उनमें एथनिक बैकग्राउंड, एक मखसूस एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही और अफसरान जो है उनकी तादाद को कम करने का फ़ैसला किया है और उनको इस्तबदादी जालिम साम्राज्यी फ़ौज जो है पंजाबी से उनको फिल किया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ जो है वो इसकी निशानदेही होती है कि हकीकी तौर पर यह ख़तरा अब पैदा हो गया पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कि पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत होगी और इसीलिए हम देखते हैं ख़ुदकुशियाँ, डिसर्शंस पाकिस्तानी फ़ौज में वो बढ़ भी रही हैं। दोस्तों, आपको मैं अब आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है, इनके जनरल बाजवा ने जो हुक्म दिया है कि कटौतियाँ का फ़ौज के अंदर, तो मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि पैसे नहीं हैं इसलिए अब ये कटौतियाँ करेंगे। और लेकिन वो कटौतियाँ जर्नैलों की नहीं होंगी, वो जूनियर ऑफिसर्स और सिपाही रैंक के लोगों की होगी। तो इसमें पहले चलते हैं ऑफिसर्स की तरफ। इनको जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको जो आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम है
उसमें एक फ्लैट दिया जाता था। अब उनको वो फ्लैट नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से आर्मी ऑफिसर जो है, इनको दूसरा प्लॉट जो है वो भी अब नहीं दिया जाएगा। यानी एक प्लॉट तो उनको देते थे, फिर दूसरा भी वो ले सकते थे, लेकिन अब उनको दूसरा प्लॉट जो है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से अफसरान की और सिपाहियों की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा जो एक फैसिलिटी थी जो ब्रिटिश राज से चल रही थी, बैटमैन की, जिसको ऑर्डरली भी कहते हैं, जो आप फौजी अफसर के साथ एक मुलाजम दिया जाता है, वो भी फौज का होता है लेकिन वो उस अफसर के मुलाजम के तौर पर होता है। अब पैसों की कमी की वजह से वो फैसिलिटी भी ख़त्म कर दी गई की जा रही है और अब ऑर्डरलीज नहीं मिलेंगे। यानी कि ऑर्डरलीज को देने के लिए अब पैसे नहीं हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तानी फ़ौज एक क्राइसिस में है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर्स के 30 T-129 गनशिप हेलीकॉप्टर्स तुर्की से खरीदे गए हैं। तरबेला में पाकिस्तान की SSG जो है, स्पेशल फोर्स जो है, स्पेशल ग्रुप जो है, इसका क्या कहते हैं, कमांडोज का, वो और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस की 2 बटालियन इस वक्त तरबेला में बैठी हुई हैं और वहाँ पे वो मैप आउट कर रही हैं फ्यूचर के प्लान्स और मशकें भी कर रही हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन जो है उसको स्मूथ किया जा सके दोनों फौजों के दरमियान। ये फौज जो है तुर्की की, ये CPAC रूट पर लगेगी। ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो वहाँ से आ रहे हैं उनके पायलटिंग भी करेंगे और उनके अंदर जो बंदूकें लगी हुई हैं, मशीन गन्स लगी हुई हैं, उनको भी चलाएंगे या ट्रेनिंग देंगे पाकिस्तान के फौजियों को और वो चलाएंगे। लेकिन अब बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, POJK और POGB में जब भी गनशिप हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पर अब पाकिस्तानी फ़ौज के साथ साथ तुर्की की फ़ौज जो है वो भी गोलियां चलाएगी। इसके अलावा जो ग्वादर है वहाँ पे भी तुर्की की फ़ौज जो है तैनात की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तुर्की की फ़ौज के सिपाही और अफसरान जो है उनको तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में अहम तनसीबात जो है उनकी हिफाजत पाकिस्तान और तुर्की दोनों की फ़ौज जो है वो मिलकर करेगी। ये फ़ैसला हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि एक तरफ पैसे ना होने का रोना रोकर फ़ौजी छोटे जो अफसरान हैं, जूनियर ऑफिसर्स, उनकी जो पर्क्स हैं और उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको काटा जा रहा है। सिपाहियों की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हो रहा और उनके जो मुलाजम उनको मिलते थे, बटलर, ऑर्डरली जो भी है, बैटमैन, वो भी ख़त्म हो गया है। दूसरा प्लॉट भी नहीं मिलेगा, फ्लैट भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अब बहुत सारे फौजी अफसरान जो है वो फ़ौज तर्क करके बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में हाउसिंग स्कीम्स का बिजनेस है। और हाउसिंग स्कीम्स के बिजनेस में फ़ौज से निकलने वाले जूनियर ऑफिसर्स या मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका अंदाता इस वक्त मलिक रियाज है। मलिक रियाज का नाम पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है। मलिक रियाज ने प्रॉपर्टी से बहुत सारा पैसा कमाया है और मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने कोई सहाफ़ी नहीं छोड़ा पाकिस्तान का जिसको उन्होंने प्लाट देकर जो है वो रिश्वत के तौर पर प्लाट देकर अपने साथ ना जोड़ा हो, ये कहा जाता है। और इस वक्त मलिक रियाज जो है वो उनकी बातें खिली हुई हैं और उनकी राल टपक रही है, क्योंकि फ़ौज जो है उसको दुकानदारी तो आती नहीं है, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आती है। तो वो एक इन्वेस्टर की शक्ल में अब मलिक रियाज साहब के पास पहुंच रहा है और मलिक रियाज साहब इन फ़ौजियों की पेंशनों के पैसों से और जो भी इन्होंने हेरा फेरियाँ की हुई हैं फ़ौजियों ने, उन पैसों से वो अब उनके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। तो ये, जैसा मैंने हमेशा कहा, ये पाकिस्तानी फ़ौज एक दलाल फ़ौज है। ये दल्ले हैं, इसके प्रॉपर्टी मार्केट में ये बतौर ये दलागिरी करते हैं शुरू से। जनरल कमर जावेद बाजवा का मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट जो है वो नहीं बिक सकता जनरल कमर जावेद बाजवा की मर्जी के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर। उसके ऊपर एक प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। कल या शाम को मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँगा और मैं बल्कि शाम को ही हाज़िर हूँगा। आज थोड़ी
चंद घंटों के बाद, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मैं ये शेयर करूँगा कि जो फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पे असला इन्होंने जमा किया है भारत के ख़िलाफ़, वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है SPD पाकिस्तान आर्मी का, उसने जो बाबर मिज़ाइल का तजर्बा किया है, इसके पेश नज़र क्या अहदाफ हैं और भारत को इसके हवाले से क्यों मोहतात रहना चाहिए। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन दबाएं। 99 सेंट्स अ मंथ कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हमें नया इक्विपमेंट चाहिए और हमें अपने जो सोर्सेज हैं न्यूज़ के, उनको भी मुस्तहकम करना है और आप तक ये ख़बरें पहुँचानी है जो और कोई नहीं पहुँचाता। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद।